हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। पीसीएस का एग्जाम 7 दिसंबर तक पोस्टपोन हो गया है। पहले एग्जाम अक्टूबर में होना था। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनको रिलैक्स नहीं होना है और ये मानकर चलना है कि एग्जाम अक्टूबर में ही है। देन आपकी तैयारी जो है, एक जो मोमेंटम आपका बना हुआ है वो बना रहेगा। बट सेकंड, जो बच्चे जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है फ्लड का एंड जिनकी तैयारी बीच में रुक गई थी, उनके लिए गोल्डन चांस है। तो अब उनको भी रिलैक्स नहीं होना है और डबल एनर्जी के साथ जो है मेहनत करनी है, अपनी तैयारी करनी है। सिविल सर्विस गुरुकुल आपके साथ है एंड हमने बम्पर डिस्काउंट भी यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है। तो जो बच्चा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो बम्पर डिस्काउंट उसके लिए अवेलेबल है। बट हाँ, वो बच्चा जो है ऐसे एरिया से होना चाहिए जहाँ पर जो है फ्लड का इम्पैक्ट जो है वो है पंजाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो लेक्चर सीरीज मैं लेकर आया हूं इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को। वर्ल्ड हिस्ट्री पीसीएस में प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों का पार्ट है। तो इधर हम इस टाइप से डिस्कस करेंगे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस सीरीज को देखने के बाद आप वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेन जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं सीरीज में वो हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर वन, रशियन रेवोल्यूशन एंड वर्ल्ड वॉर टू। अगर आप कुछ डिमांड करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो आपको मैसेज करना है, देन उस टॉपिक को भी पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन। पूरा लेक्चर आपने देखा है और अमेरिकन रेवोल्यूशन क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, ये है वर्ल्ड मैप। आप समझने का ट्राई करिएगा। ये है यूरोप, अफ्रीका, अरेबिया, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये पीरियड चल रहा है जिस पीरियड में जिस पीरियड में यूरोपियंस वर्ल्ड को डिस्कवर करने निकलते हैं। इस पीरियड को आप रेनेसां भी कहते हैं। रेनेसां से जो पहले वाला पीरियड है इसको बोला जाता है डार्क एज। बट अभी यूरोपियन हिस्टोरियंस कहते हैं कि आप हमें डार्क एज में मत रखिए, आप कहिए मिडिल एजेस। तो अब एक नया वर्ड उन्होंने कॉइन किया, मिडिल एजेस। इससे पहले वाला पीरियड, रेनेसां से पहले वाला पीरियड जो है उसको बोला जाता था डार्क एज। रेनेसां कब स्टार्ट हुआ यूरोप में? 14th सेंचुरी। ओके, 14th सेंचुरी। तो रेनेसां पीरियड में यूरोपियंस पूरे वर्ल्ड को डिस्कवर करने निकलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? देन इन्होंने जो नेविगेशन टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, इस पर वर्क किया। बड़े बड़े शिप्स बनाए। एक जो दिक्कत आती थी कि जो वुड है, लकड़ी है, वो सॉल्टी वाटर में जाती थी और सड़ जाती थी, गल जाती थी। तो उसकी इन्होंने जो है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, टेक्नोलॉजी ढूंढ लिया, पेंट वगैरह करने लगे थे। साथ में स्टूडेंट इन्होंने जो कंपास है उसको रिफाइन कर लिया था। पहले ये सेक्सटेंट एक इक्विपमेंट होता है, उसकी जगह वो कंपास को यूज कर रहे हैं। कंपास भी इन्होंने रिफाइन कर लिया। और आपको याद रखना है कंपास किसने बनाया है? चाइना ने। तो अब एक ऐसा एरा स्टार्ट होता है जिसमें यूरोपियंस वर्ल्ड को डिस्कवर करते हैं। अभी तो आपके लिए ये लग रहा होगा मजाक, बिकॉज आप यूज करते हैं गूगल मैप और उसमें आप किसी भी प्लेस को देख सकते हैं। बट सोचिए स्टूडेंट, जब आपके पास सैटेलाइट नहीं थे, नॉलेज बहुत कम थी ज्योग्राफी की, उस टाइम पर यूरोपियन जो है वर्ल्ड को डिस्कवर करने निकलते हैं। तो अब हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इसमें 2-3 पॉइंट में आपको डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जो वर्क स्टार्ट हुआ ये पोर्चुगीज ने किया। पोर्चुगीज एंड उसके बाद स्पेनिश ये वर्क स्टार्ट करते हैं। इन्होंने अपने एक्सप्लोरर्स को भेजा और किंग सपोर्ट करते थे। एक्सप्लोरर जाते थे और वो वर्ल्ड को डिस्कवर करने में लग जाते हैं। तो अब एक नेम आपको पता है, कोलंबस। कोलंबस स्टूडेंट इस एरिया से आगे बढ़ता है, यहां से वो आगे बढ़ता है और इसको इंडिया को ढूंढना था। देन इंडिया को डिस्कवर करने के लिए आगे बढ़ता है। बट ये स्टूडेंट, ये जो एरिया है इसको कहते हैं बहामस। बहामस पहुंच जाता है। ईयर है अक्टूबर 1492। तो अक्टूबर 1492 में ये जो कोलंबस है, 3 शिप्स इसके साथ थे। तो ये आपका जो है जा रहा है क्रू मेंबर्स के साथ और ये बहामस पहुंचा। इनको लगा कि मे बी इंडिया आ गए और ये वहां के जो ट्राइबल्स हैं उनको रेड इंडियन जो है नेम देता है। ये जो कोलंबस है स्टूडेंट, इसने अपनी मेमोआ में, अपनी डायरी में लिखा है कि किस टाइप से इसने कुछ गिफ्ट दिए ट्राइबल्स को और वो ट्राइबल्स उन गिफ्ट्स के लिए दोबारा से लौट कर आते हैं और इनको भी कुछ ऑफर करते हैं। तो इस टाइप से कोलंबस इस एरिया में पहुंचा, वापस चला गया।
जब ये वापस जा रहा है तो क्लियर था इसको कि मे बी ये इंडिया नहीं है। इसके कोलंबस के बाद में कुछ और वॉयेजेस भी होते हैं। इस टाइप से धीरे धीरे आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये यूरोपियन जो है वो अमेरिका के बारे में इनको पता चलने लग जाता है। क्लियर? आगे देखिए, अब यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला तो इन्होंने इसको एक नाम दिया न्यू वर्ल्ड। ओके, न्यू वर्ल्ड। इसके बाद हम देखेंगे ब्राजील की बात करते हैं। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल 1500 में, 1500 एडी ये कहां पहुंचता है? ब्राजील। तो ये ब्राजील को डिस्कवर करता है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा इंडिया के लिए, वास्को डी गामा इंडिया के लिए एक न्यू सी रूट ओपन करता है। इंडिया के बारे में इनको पता है पहले से, बट इन्होंने एक न्यू सी रूट ओपन किया जो रूट पहले से इनको पता नहीं था। और ये कैसे आ रहे हैं? वाया केप ऑफ गुड होप। एक्चुअल में इसका नाम भी पड़ा पॉइंट का, केप ऑफ गुड बिकॉज होप, सॉरी केप ऑफ गुड होप बिकॉज किसकी होप हो गई है? इंडिया। पहले इसका नाम था केप ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफान, उसकी अलग स्टोरी है, वो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट वास्को डी गामा 1498 ये इंडिया आ गया है। कोलंबस ये कहां पहुंच गया है? बहामस। और वास्को डी गामा के बाद एक नेक्स्ट बंदा था, इसका नाम था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, ये भी इंडिया आया था। और सेम बंदे ने किसको डिस्कवर किया है? ब्राजील। तो इस टाइप से आप देखेंगे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को डिस्कवर करते हैं। आज की डेट में जो हिस्टोरियंस हैं वो इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या यूरोपियंस इससे पहले कभी अमेरिका नहीं पहुंचे थे? यस, स्टूडेंट पहुंचे थे, जैसे वाइकिंग्स वगैरह पहुंचे हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि कोलंबस ने यूरोपियंस को इंट्रोड्यूस कराया अमेरिका से, ये लाइन ठीक रहेगी। ठीक है, कोलंबस ने यूरोपियंस को इंट्रोड्यूस कराया अमेरिका से। और इसके बाद जो यूरोपियंस हैं ये अब नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह जाकर बसने लग जाते हैं। ये जो एरिया है साउथ अमेरिका, यहाँ पर कौन बसते हैं? मेन स्पेनिश। एंड जो नॉर्थ वाला एरिया है इधर मेन आप देखेंगे स्टूडेंट कौन जाते हैं? फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश। अगर 100 बंदे यूरोप से नॉर्थ अमेरिका गए थे तो उसमें से 90 बंदे ब्रिटेन के थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस टाइप से ये कॉलोनाइज करते हैं। इधर ट्राइबल्स रहते हैं, कुछ इनके छोटे छोटे किंगडम्स हैं, बट हम किंगडम्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमें उसमें नहीं जाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेन ट्राइबल्स रहते हैं। तो अब ये ट्राइबल्स को क्या कर रहे हैं? तो ट्राइबल्स को ये कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज इनके साथ अमेरिका पहुंच जाते हैं। और इस टाइप से क्रिश्चियनिटी यूरोप से निकलकर कहां पहुंच रही है? अमेरिका। तो ये ट्राइबल्स को कन्वर्ट करते हैं, साथ में ट्राइबल्स की लैंड को एनक्रोच करते हैं। और जिस एरिया में जाते थे वहां पर अपना एक क्रॉस लगाते थे और साथ में अपना बैनर लगाते थे और उस टेरिटरी को क्लेम करते थे, लाइक अब ये टेरिटरी उनकी हो गई। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? तो इस टाइप से 14th सेंचुरी के बाद स्टूडेंट आप देखेंगे 15th सेंचुरी में यूरोपियंस वर्ल्ड को डिस्कवर करने निकलते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट डिस्कस किया कोलंबस को। कोलंबस कहां पहुंचता है? बहामस। उसके बाद अगर मैं नाम लूं स्टूडेंट तो अल्वारेस कैब्रल, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। पेड्रो अल्वारेस कैब्रल कहां पहुंचता है? ब्राजील। ब्राजील को डिस्कवर करता है। सेम टाइम पर एक नाम आपको और मिलेगा और ये है बालबोआ। बालबोआ स्टूडेंट ये जो पनामा इस्मस है, पनामा इस्मस से आप देखेंगे ये अटलांटिक से कहां पहुंचता है? पैसिफिक। और ये पैसिफिक को देखता है। और उसके बाद नेक्स्ट नेम जो बहुत ज्यादा फेमस रहा, मैगेलन। मैगेलन स्टूडेंट ये साउथ अमेरिका के कोस्टल एरिया के साथ साथ चलता है और ये फर्स्ट बंदा है जो इस टाइप से, ये जो मैगेलन स्ट्रेट है, आज भी इसका स्ट्रेट का नाम क्या है? मैगेलन। यहां से अटलांटिक से पैसिफिक में एंट्री करता है और उसके बाद ये पैसिफिक में एंट्री करते हैं और पैसिफिक में चलते जाते हैं। शिप इनका जा रहा है, इनको आइडिया नहीं है पैसिफिक कितना बड़ा ओशन है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इनके सामने आती हैं, सप्लाई लाइन की दिक्कत आ रही थी, फूड खत्म हो रहा था एंड डिजीजेस फैल रही थी, तो क्रू मेंबर्स की डेथ होने लगी। उसके बाद स्टूडेंट ये ईयर चल रहा था, आप याद रखना, ईयर भी याद रखना है आपको, 1519। अब ये जो मैगलन है इसके जो क्रू मेंबर्स हैं इस टाइप से फिलीपींस की तरफ निकलते हैं यहाँ पर, और इधर स्टूडेंट इनको जो है ट्राइबल्स वेलकम करते हैं। बट मैगलन दो ट्राइब्स के बीच में फंस जाता है, मतलब वो इन्वॉल्व हो जाता है, वहां की जो उनकी दो ट्राइब्स हैं वहां पर फिलीपींस में, उनकी जो आपस में लड़ाई चल रही है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है एंड इसको मार दिया गया। उसके बाद इसका जो पायलट है एल्केनो, एल्केनो पूरा ये चक्कर लगाता हुआ स्टूडेंट फिर ये कहां पहुंचता है? स्पेन। तो इस टाइप से आप देखेंगे मैगलन का नाम आता है
कि इसने पूरे वर्ल्ड को डिस्कवर कर लिया, मतलब एक पूरा चक्कर लगाया, जहां से चला था उसी पॉइंट पर वापस आया। तो ये कहते हैं इसने पूरा वर्ल्ड को जो है सर्कमवेंट किया, फर्स्ट पर्सन मैगलन। बट एक्चुअल में मैगलन की तो डेथ हो गई थी, कहां पर, फिलीपींस में। देन जो बंदा था एल्केनो जो है लौट कर आता है, और इसके साथ अबाउट 7 मेंबर्स और थे। तो इस टाइप से हम देखेंगे ये पूरे वर्ल्ड को डिस्कवर करते जा रहे हैं। बाद में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, इस एरिया को डिस्कवर किया। तो अब ये यूरोपियन स्टूडेंट अलग अलग एरिया में जाकर बस रहे हैं। कुछ एरियाज में पहले से सिविलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल चाइना में एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां पर सेंट्रल अथॉरिटी है। इसी टाइम पर हम देखेंगे स्टूडेंट इंडिया में बात करते हैं। तो इंडिया में जिस टाइम पर वास्को डी गामा आया 1498, अब सोचिए नॉर्थ में दिल्ली में कौन रूल कर रहे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा लोधीज। इसको लिंक करिए, तो लोधीज रूल कर रहे हैं नॉर्थ में। तो दैट्स वाई आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो वास्को डी गामा था ये पोर्चुगीज है, और ये मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते थे। और इसने अपने जो है पायलट जिसका नाम माजिद था, उससे पूछा भी था कि नॉर्थ में कौन रूल करता है, साउथ में कौन है। और साउथ में एक्चुअल में सेंट्रल अथॉरिटी एज सच नहीं थी। तो दैट्स वाई आप देखेंगे स्टूडेंट ये केरला में रुकता है, और केरला में फिर ये स्पाइसेस वगैरह खरीदता है। इसका बंदे का नाम है वास्को डी गामा 1498। और कोलंबस इससे पहले कहां पहुंच चुका है, बहामस। और इस एरिया को धीरे धीरे डिस्कवर किया गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बट पहले इसको अमेरिका बोला गया। किसके नाम पर, अमेरिगो वेस्पुची एक एक्सप्लोरर है, उसके नाम पर इस कॉन्टिनेंट का नाम पड़ा अमेरिका। में भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब इन्होंने ये जो है कंट्रोल कर लिया। अब समझिए, तो मेन जो स्पेन के लोग हैं वो कहां जाते हैं, साउथ अमेरिका। और जो स्पेनिश हैं वो कौन सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, लैटिन। और दैट्स वाई लैटिन लैंग्वेज को कहां लेकर जा रहे हैं, साउथ अमेरिका। और दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। बट आपको याद रखना है यहाँ पर जो ब्राजील है वो किसकी कॉलोनी है, पोर्चुगीज की। इधर दूसरी तरफ जो यूरोप के लोग हैं आप देखेंगे वो कहां जाकर, नॉर्थ में भी जाकर बसते हैं। बट इधर कौन जा रहे हैं, फ्रांस के लोग जा रहे हैं। इधर डच जा रहे हैं, डच मतलब नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको डच कहते हैं। और साथ में ब्रिटिश लोग, ब्रिटेन से लोग जा रहे हैं, ब्रिटिश जा रहे हैं। 100 बंदे अगर यहाँ पर माइग्रेट कर रहे हैं तो 90 ब्रिटेन के हैं। इस टाइप से ये इधर जाकर बस जाते हैं। इन्होंने बसने के बाद इधर स्टूडेंट 13 कॉलोनीज बसाई। तो इधर आप देखेंगे इनकी कितनी कॉलोनीज बनती हैं, 13 कॉलोनीज। मैप देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 13 कॉलोनीज बसाते हैं। 13 कॉलोनीज के नेम देखिए, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डेलावेयर, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया। तो इस टाइप से 13 कॉलोनीज को बसाते हैं। ओके, अब 13 कॉलोनीज में जैसे हमने डिस्कस किया, 100 बंदे अगर यहाँ पर बसे हैं तो 90 ब्रिटेन के थे। जब ये 13 कॉलोनीज को यहाँ पर सेटल करते हैं, सेटलमेंट इनके स्टार्ट होते हैं, तो ये लैंड किसकी है, लैंड है ट्राइबल्स की, अमेरिकन ट्राइबल्स की। जैसे आप इनके नाम लेते हैं, क्रीक बोलते हैं, चेरोकी बोलते हैं, तो इनकी ये लैंड है। जब ये सेटलमेंट बसते हैं तो जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, ब्लैक्स हैं, वो इस डायरेक्शन में पीछे हटते जाते हैं। तो वो इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, इस टाइप से समझना, वो इस डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं और ये उनकी लैंड को एनक्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अब बिकॉज ये लोग ब्रिटेन से आए हैं, 100 में से 90 ब्रिटेन के बंदे थे, तो दैट्स वाई ब्रिटेन ऑटोमेटिकली ये मानता है कि ये जो सेटलमेंट है ये किसके कंट्रोल में है, ब्रिटेन। तो आपको याद रखना है, जो व्हाइट है अमेरिका में मेन, वो कहां से गए हैं, यूरोप। और इसमें जो नॉर्थ वाला पार्ट है आप देखेंगे स्टूडेंट, तो नॉर्थ वाला पार्ट है, इसमें क्यूबेक वगैरह है, जो कनाडा वाला पार्ट है वो फ्रांस के कंट्रोल में था। क्लियर है, ये आप रखना है, क्यूबेक मेन फ्रांस के कंट्रोल में है, और भी कुछ एरिया है जो फ्रांस के कंट्रोल में थे। तो इस टाइप से यूरोपियंस अमेरिका पहुंचते हैं, उसको कॉलोनाइज करते हैं और अपने सेटलमेंट बनाते हैं। मेन कितनी कॉलोनीज बनती है स्टार्टिंग में इनकी, 13, जो नेम हमने देखी। ओके, ये सेम पीरियड है जब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आती है, इंडिया में, और सेम पीरियड में ये कहाँ पहुंच रहे हैं, अमेरिका। ठीक है, वहां पे जाकर ये सेटलमेंट बसाने लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। और बाद में भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर देना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बंदे यूरोप को छोड़कर अमेरिका क्यों बस रहे हैं। भाई अमेरिका में तो ऐसा कुछ है नहीं है। देखिए क्यों बस रहे हैं, समझिए। फर्स्ट, बहुत सारे लोग यूरोप में जो पुअर हैं, गरीब हैं, उनको लगता था कि अगर वो अमेरिका जाएंगे तो उनकी जो किस्मत है वो बदल जाएगी। उनको हो सकता है कोई माइंस वगैरह मिल जाएंगी, गोल्ड की माइंस मिल जाएंगी, तो इस टाइप से भी ये माइग्रेट करते थे। सेकेंड, अगर यूरोप में कोई बंदा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी के लिए, तो जो वहां पर गवर्नमेंट है वो उसको फैक्ट्री से उठाकर अमेरिका भेज दो उसको, एंड दोबारा ये लौट कर ना आए यूरोप में।
जैसे इंडिया में आप देखें काला पानी की सजा होती थी, तो इसी टाइप से यहाँ पर अमेरिका भेजा जाता था। कुछ बंदों को किसने सपोर्ट कर दिया, ब्रिटिश किंग ने सपोर्ट कर दिया कि जाइए अमेरिका में जाकर बसिए, जिससे जो ब्रिटेन है और जो ब्रिटिश किंग है वो वहां पर फिर ये क्लेम करेंगे कि हमारी लैंड है। कुछ लोग इसलिए यूरोप से भाग जाते हैं बिकॉज यूरोप में लड़ाइयां चल रही हैं बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, जैसे 30 ईयर्स ऑफ वॉर, 100 ईयर्स ऑफ वॉर। वो परेशान हो रहे हैं, उनको चाहिए पीस ऑफ माइंड। वो कह रहे हैं यार ये यूरोप बर्बाद हो चुका है, चलिए अमेरिका चलते हैं, तो अमेरिका जाकर बस। कुछ लोग हैं स्टूडेंट जिनको यूरोप में स्लेव नहीं बनना है, जो गरीब है उनको स्लेव नहीं बनना था। और कुछ लोग हैं जिनको रिलीजियस फ्रीडम चाहिए, जैसे एक नेम आपको याद रखना है, प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स को क्या चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम। और ये प्यूरिटन्स हैं जो मेन कहां आकर बसे थे, मैसाचुसेट्स में, ठीक है। तो ये प्यूरिटन्स हैं जो मेन मैसाचुसेट्स में आकर बसे थे। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि किस टाइप से ये आते हैं, डिस्कवर करते हैं और उसके बाद ये इस एरिया में बस जाते हैं, उसको नाम देते हैं न्यू वर्ल्ड। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, देन स्टूडेंट्स इस टाइप से उन्होंने इस एरिया को कॉलोनाइज किया, ये साउथ अमेरिका को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया। अब ये करते क्या थे, समझने का ट्राई करिए। अगर यूरोप से कोई शिप चल रहा है इस एरिया में और यहाँ पर सेटलमेंट बन रहे थे, साउथ में मेन क्या हो रहा था, तो साउथ में एग्रीकल्चर होता था। और आप देखेंगे नॉर्थ वाला एरिया जो है एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में, तो वहां पर टेम्परेचर डाउन रहता है, तो दैट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता। साउथ में ज्यादा एग्रीकल्चर होता था और जो मिड कॉलोनीज हैं वहां पर मेन कुछ इंडस्ट्रीज हैं। तो इस टाइप से अब इनको जो है एग्रीकल्चर में मेन स्लेव्स की जरूरत थी। तो ये स्लेव्स कहां से पकड़ कर ले जाएंगे, अफ्रीका। तो स्टूडेंट ये यहाँ से स्लेव्स को पकड़ते थे और ये पकड़कर कहां ले जाते थे, नॉर्थ अमेरिका में एंड साउथ अमेरिका में। और ये जो स्लेव्स हैं इनको बोला गया अफ्रीकन स्लेव्स, ठीक है। तो अमेरिका में ब्लैक्स 2 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट जो वहां के नेटिव अमेरिकन हैं, ठीक है, वो एक ब्लैक हो गए। और दूसरे जो ब्लैक्स हैं वो कहां से आए हैं, अफ्रीका से, इनको कहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट ये बंदे एज ए स्लेव इनको ले जाया गया और ये यहाँ कर बस जाते हैं और ये एग्रीकल्चर वगैरह में काम करते थे, ठीक है। इस टाइप से आपको क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक तो हो गए व्हाइट में आप देखेंगे फ्रेंच भी हैं, ब्रिटिश हैं, डच हैं। दूसरे हो गए ब्लैक, 2 टाइप के हो गए मेन, ठीक है। 2 टाइप मतलब एक नेटिव अमेरिकन और दूसरे कहां से ले जाए गए, अफ्रीका। अफ्रीका से अबाउट 1 करोड़ स्लेव्स को ले जाया गया था। और ये जो ट्रेड हो रहा था पूरा, इसको कहते थे ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ये आपको याद रखना है। तो अबाउट 1 करोड़ स्लेव जो है वो अमेरिका में जाकर बस जाते हैं। और दूसरा जो यहाँ के ब्लैक्स हैं उनकी लैंड को आप एनक्रोच करते जा रहे हैं और इन ब्लैक्स को आप इधर की तरफ पुश करते जा रहे हैं। तो ये जो ब्लैक्स हैं ये इधर की तरफ पुश होते जा रहे हैं और ये धीरे धीरे इस एरिया में भाग रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है स्टूडेंट। तो इस टाइप से यहाँ पर ये लोग जाकर बस जाते हैं। लड़ाइयां वगैरह भी बहुत ज्यादा हुई हैं ट्राइबल से, ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स ने एकदम से आपको वेलकम कर लिया था, तो लड़ाइयां भी हुई हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, समझने का ट्राई करना। तो यूरोपियंस ने जाकर अमेरिका में सेटलमेंट बनाए, वहां जाकर ये अपनी कॉलोनीज बनाते हैं, एग्रीकल्चर में लग जाते हैं, कुछ फैक्ट्रीज लगाते हैं। अब चेंज कहां से आएगा, ब्रिटेन ये मान रहा है कि जो अमेरिका है और जो 13 कॉलोनीज हैं वो हमारे सेटलमेंट हैं, ये हमारी कॉलोनीज हैं और मदर कंट्री है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ऑलवेज आपको पता है क्या करता है, ब्रिटेन जो है कॉलोनीज को, उनके रिसोर्सेज को, मैन मनी एंड मटेरियल को यूज करता है किसके इंटरेस्ट में, मदर कंट्री के। सेम इधर चल रहा है, बट एक डिफरेंस जो इंडिया और अमेरिका में आपको दिखाई देगा। बिकॉज ये जो व्हाइट हैं ये तो कहां से गए हैं, तो व्हाइट तो स्टूडेंट यूरोप से गए हैं। यूरोप का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में व्हाइट्स जानते हैं पहले से, मतलब अवेकन्ड बंदे हैं। जब ये 13 कॉलोनीज बसी थी तो 13 कॉलोनीज का जो सिस्टम चल रहा है ये भी आपको समझना है किस टाइप का सिस्टम है। एवरी कॉलोनी में एक इनकी काउंसिल होती है और काउंसिल में लोकल लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं एक कॉलोनी है मैसाचुसेट्स, तो मैसाचुसेट्स की अपनी एक काउंसिल होगी, बट उस मैसाचुसेट्स में एक गवर्नर होगा एंड गवर्नर, इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है ब्रिटिश किंग, ओके। जो भी इंपॉर्टेंट लॉ बनेंगे अमेरिकन के ऊपर जो इंप्लीमेंट किए जाएंगे वो कहां बनेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो अब समझने का ट्राई करना। अब स्टूडेंट ब्रिटेन इनके रिसोर्सेज को, इनके मैन मनी एंड मटेरियल को यूज करना चाहता है, उसकी आदत है, ठीक है, वो उसकी हैबिट है कि हाँ जी कॉलोनीज के रिसोर्सेज को यूज करना है। और ये करते हैं सारे, जो भी इंपीरियल पावर है वो ये करती थी। तो समझने का ट्राई करिए। दूसरी तरफ अमेरिकन ने अपनी बहुत ज्यादा मेहनत लगाई थी। तो अब अमेरिकन तो हैं फ्रीडम लविंग,
बट ब्रिटेन उनके ऊपर एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसको इंपोज करना चाह रहा है। तो मर्केंटलिज्म के अंडर में ब्रिटेन क्या करता है, वो ये देखता है कि अमेरिकन जो है अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, अमेरिकन की इंडस्ट्री बनने लगी हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को ब्रिटेन को दिक्कत हो जाए। तो उसने 2-3 लॉ बनाए, ये लॉ आपको समझने इंपॉर्टेंट। जैसे फर्स्ट एक वो लॉ बनाता है 1651 में, और इसमें अमेंडमेंट हुआ था 1663 में। स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट, ये एक्ट ये कहता है कि अगर आप कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ब्रिटेन की जो कॉलोनीज हैं वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करती हैं, तो उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी शिपिंग कंपनी को यूज करेंगे या फिर ब्रिटेन की शिपिंग कंपनीज को। ओके, 2 ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन को लेते हैं, तो अमेरिकन को अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है तो अमेरिकन शिपिंग कंपनीज को यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? मर्चेंट नेवी बोलते हैं इसको, मर्चेंट नेवी। तो अब यहाँ पर जो शिपिंग कंपनीज हैं अमेरिकन के पास नहीं है, और अमेरिकन मेन डच शिपिंग एंड फ्रांस की जो शिपिंग कंपनीज है उनको यूज करते थे, बट मेन डच की जो शिपिंग कंपनीज है उनको यूज करते थे, और वो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती थी। तो इधर जो है अब ये लॉ बना दिया गया कि भाई आप या तो अपनी शिपिंग कंपनीज को यूज करिए या फिर आप जो है ब्रिटिश शिपिंग कंपनीज को यूज करें। ठीक है, लॉ बन गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ब्रिटेन में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वहां पर आप देखेंगे प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होने लगा, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1750 में। तो अब इधर देखेंगे अमेरिका में भी इसका इंपैक्ट हुआ, बिकॉज बहुत सारे अमेरिकन थे जो ब्रिटेन जाते थे फिर वापस अमेरिका आते थे। तो इस टाइप से समझिए। तो अब ब्रिटेन ने फिर एक लॉ बनाया 1750, इसको कहते हैं आयरन एक्ट। आयरन एक्ट, और अमेरिकन को बोला गया कि आप जो है स्टील एंड आयरन की जो फैक्ट्रीज हैं वो नहीं लगा सकते। ठीक है, इनको रोका गया। फिर अमेरिकन जो है वो हैट बनाते थे, HAT हैट, बहुत ज्यादा डिमांड थी यूरोप में, तो उसको बैन कर दिया गया। तो इस टाइप से ब्रिटेन यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको रोकने का ट्राई कर रहा है, और ब्रिटेन मेन उसका ऑब्जेक्टिव था कि अमेरिकन को जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बना दिया जाए, जैसे उन्होंने इंडिया में किया था। बट अमेरिकन तो अवेकन्ड है, वो फ्रीडम लविंग है, उनको पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और ये बंदे कॉस्मोपॉलिटन थे। इंडिया में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो अवेकनिंग आने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट ये पहले से अवेकन्ड है। ओके, बट ये जो गोरे हैं ये किसके राइट्स को नहीं मान रहे? ब्लैक्स के, ये भी आपको याद रखना है। तो इधर आप देखते हैं इस टाइप से बहुत सारे लॉ बनाए गए। फिर से देखिए, नेविगेशन एक्ट, उसके बाद आयरन एक्ट, ये 2 एक्ट आपको भी याद रखने। ये एक्ट बना दिए गए बट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसको नोट करना है पॉइंट को। एक्ट बना दिए गए बट नो इंप्लीमेंटेशन, और जो जैसा चल रहा था पहले से सेम चल रहा है। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं था, और अमेरिकन ने ये जो एक्ट बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इनकी जो हीट है वो अभी फील नहीं की, बिकॉज बना दिए थे एक्ट बट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखते हैं अब चेंज कहां से आएगा, ये पॉइंट आपको समझना है। एक बहुत बड़ा चेंज आएगा अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिका की हिस्ट्री में, जिस टाइम पर वर्ल्ड में लड़ी जाएगी 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर, ये वॉर कब से कब तक होती है? 1756 टू 63। इसी वॉर को इंडिया में बोलते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर। ये वॉर स्टार्ट होती है यूरोप में। यूरोप में एक इंडस्ट्रियल टाउन है सिलेसिया, उसको लेकर ये स्टार्ट होती है। इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, वन साइड है ब्रिटेन और दूसरी साइड है फ्रांस। ठीक है, ये 2 साइड आपको याद रखनी है। तो अब इंडिया में इस टाइम पर फ्रेंच कंपनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो यहाँ पर इंडिया में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और ये 7 ईयर वॉर जो है अमेरिका में भी हो रही है। ठीक है, बिकॉज इसमें नॉर्थ में कौन बैठा हुआ है? जो अमेरिका है, उसमें आप देखें जब हम अमेरिका यूज कर रहे हैं वर्ड, दैट मीन्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इधर नॉर्थ में फ्रांस बैठा हुआ है और साउथ में जो है आप देखेंगे ब्रिटेन बैठा हुआ है। तो इधर अमेरिका में भी लड़ाई स्टार्ट होती है। तो 7 ईयर वॉर कहाँ कहाँ हो रही है? यूरोप, इंडिया, एंड सेम टाइम पर कहाँ हो रही है? अमेरिका। इसी 7 ईयर वॉर के टाइम पर इंडिया में 2 फेमस बैटल हुई हैं। जो बच्चे जिन्होंने तैयारी अभी कर ली है कंप्लीट, तो वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, उनको पता भी होगा कि यहाँ पर 2 मेन लड़ाइयां हुई हैं इंडिया में इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड दूसरा बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1760। ओके, एंड इन द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइसिवली डिफीटेड फ्रेंच कंपनी। ओके, एंड इन द बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। तो आप देखेंगे स्टूडेंट इस टाइप से 7 ईयर वॉर होती है। 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है।
इसके बाद अब चेंज क्या आएगा ये आपको समझना है। पहला, ब्रिटेन का ट्रेजर खाली हो गया, ब्रिटेन के पास पैसे की कमी हो गई है। सेकंड आपको याद रखना है स्टूडेंट, सेकंड क्या इशू आया, देखो इस वॉर से पहले, 7 ईयर वॉर से पहले जो ये कॉलोनिस्ट है, मतलब कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, जो गोरे हैं, उनको ये डर था कि फ्रांस हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, और अगर फ्रांस ने हमारे ऊपर अटैक किया नॉर्थ से तो हमें कौन बचाएगा, तो उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स बचाएंगे, मतलब ब्रिटिश ट्रूप्स बचाएंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन को ये डर था कि ऐसा ना हो कि कल को जो अमेरिकन हैं वो फ्रांस के साथ जाकर मिल जाए, उनको भी ये डर था। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, ट्रेड वगैरह चलता रहता था। बट अभी क्या चेंज आ गया, जो अमेरिकन को डर है कि फ्रांस अटैक कर सकता है वो डर खत्म हो गया, और दूसरा जो ब्रिटेन को डर है कि अमेरिकन फ्रांस के साथ जाकर मिल सकते हैं वो डर भी खत्म हो गया। और सेकंड पॉइंट, ब्रिटेन का खजाना खाली हो गया। देन अब चेंज को समझने का ट्राई करना। अब जो चेंज है वो ये है कि पहले जो एक्ट बने थे लाइक नेविगेशन एक्ट्स एंड आयरन एक्ट, उनको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ। एंड सेकंड, बहुत सारे न्यू एक्ट्स बनाए गए और अमेरिकन के ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस इंपोज कर दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कौन कौन से एक्ट्स बनाए जाते हैं। तो 4 एक्ट मेन थे, इसमें से आपको रखना, फर्स्ट है शुगर एक्ट 1764, उसके बाद है करेंसी एक्ट 1764 अगेन। थर्ड देखिए क्या है इसका नाम, स्टाम्प एक्ट 1765 एंड क्वार्टरिंग एक्ट 1765। तो अगर आप देखेंगे शुगर एक्ट 1764, ये क्या कह रहा है, तो शुगर एक्ट कहता है कि जो मोलेसेस आप मंगाते हैं, मोलेसेस मंगाते थे अमेरिकन, इंपोर्ट करते थे, तो कह रहा है फर्स्ट शुगर एक्ट कहता है कि आपको ब्रिटेन से मंगाना होगा। सेकंड, अगर आप दूसरी कंट्री से मंगाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अब यहाँ पर मोलेसेस जो मंगा रहे थे यूरोप के दूसरी कंट्री से मंगाते, डिफरेंट कंट्री से मंगाते थे, उनको सस्ती पड़ती थी। और मोलेसेस का मेन यूज कहाँ हो रहा था, शुगर, और दूसरा रम, रम बनाने में, ठीक है। और जो न्यू इंग्लैंड वाली जो कॉलोनीज है वहां पर ये रम बनती थी स्टूडेंट, तो उनको नुकसान होना था यहाँ पर क्योंकि आपने टैक्स बढ़ा दिया। ओके, और उसके बाद इनका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा, तो उसको कहते हैं शुगर एक्ट। और शुगर एक्ट के लिए फिर से समझिए, शुगर एक्ट, इसमें जो मोलेसेस है, जो रॉ मटेरियल है, उसको उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया, और ये प्रपोज किया गया, या आप कह सकते हैं इंपोज किया गया कि आपको मोलेसेस कहां से मंगाना है, ब्रिटेन। सेकंड देखिए करेंसी एक्ट। अभी जो अलग अलग हमारी कॉलोनीज है, मतलब अमेरिकन जो कॉलोनीज है 13 कॉलोनीज, उनमें पेपर करेंसी चल रही है। अमेरिकन बुलियन मतलब गोल्ड एंड सिल्वर को बहुत कम यूज करते थे और ये पेपर करेंसी यूज करते थे। ब्रिटेन के ट्रेडर्स पेपर करेंसी में जो है वो एक्सेप्ट करते थे जो भी इनको पे करना है, बिकॉज ट्रेड अच्छा खासा था, तो ये एक्सेप्ट करते थे, ठीक है, हम आपकी पेपर करेंसी को वैल्यू देते हैं, और ये एक्सेप्ट करते थे। अब ये करेंसी एक्ट ये कह रहा है कि आपको, मतलब अमेरिकन को अब जो पे करना होगा, किसको, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ट्रेडर्स को, वो करना होगा मेटल्स में, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में आपको ये पे करना पड़ेगा, और जो आप करेंसी में पे कर रहे थे पहले वो आपको अब पे नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इनकी करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर, इनकी इकोनॉमी के ऊपर। थर्ड देखिए स्टाम्प एक्ट, ये डायरेक्ट एक्ट था जिसकी हीट अमेरिकन सबसे ज्यादा फील करेंगे, बिकॉज यहां पर ये बोला गया कि अगर कोई अमेरिकन न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, मैगजीन या कोई लीगल डॉक्यूमेंट यूज करता है तो उस पर जो है स्टाम्प, मतलब एक फीस लगेगी, और ये फीस किसके पास जाएगी, सीधे ब्रिटेन के पास, तो उसको कहते हैं स्टाम्प एक्ट। जैसे आप अभी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आप स्टाम्प लेते हैं ना, तो इस टाइप से स्टूडेंट यहाँ पर ही फीस लगनी थी, और ये बहुत सारी शॉप्स ओपन हो जाती हैं अमेरिका में जिनको जो इनके ऊपर अटैक्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को जलाया गया। तो स्टाम्प एक्ट, आप कोई भी काम करेंगे लाइक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक टैक्स देना पड़ेगा, स्टाम्प खरीदनी पड़ेगी, लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको लगाना पड़ेगा, पैम्फलेट्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो वहां पर भी यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा टैक्स अमेरिकन जो है इनको पे करना पड़ेगा, और अमेरिकन ने सबसे ज्यादा अगर किसी को अपोज किया तो किसको किया था, स्टाम्प एक्ट को किया था। उसके बाद है क्वार्टरिंग, आपने वर्ड सुना होगा ना, क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, तो इस टाइप से समझिए। ब्रिटेन ये कह रहा है कि भाई हमारे अबाउट 10,000 ट्रूप्स आपके पास रहते हैं, मतलब अमेरिका में रहते हैं, तो उनका जो खर्चा है रहने का, बैरक्स में रहने का, और जो उनकी सप्लाई है मतलब फूड ग्रेन वगैरह का खर्चा सारा आप उठाओगे, तो उसको कहते हैं क्वार्टरिंग एक्ट। फिर से देखिए शुगर एक्ट 1764,
किसके बाद 7 ईयर वॉर खत्म हो रही है 63 में, और उसके बाद 64 में शुगर एक्ट आ गया। उसके बाद कौन सा एक्ट आ गया, करेंसी एक्ट आ गया 1764 में, स्टैंप एक्ट आ गया 1765 में, एंड उसके बाद क्वार्टिंग एक्ट आ गया 1765 में। इसी टाइम पर एक और एक्ट बनाते हैं, क्यूबेक एक्ट इसको बोलते हैं, क्यूबेक। यहाँ पर फ्रेंच रहते हैं, क्यूबेक कनाडा में है आज की डेट में, और अभी आप देखेंगे यहाँ की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो क्यूबेक एक्ट है वो ये कहता है कि जो फ्रेंच कैनेडियन फ्रेंच हैं वो अपना जो रिलीजन है उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। उनका रिलीजन कौन सा है आपको पता है, रोमन कैथोलिक। तो वो कहते हैं भाई आप आराम से उसको यूज करिए और आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो ब्रिटेन के लोग हैं वो मेन प्रोटेस्टेंट हैं, तो उनको यहाँ से भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो रिलीजन को लेकर भी दिक्कत हो रही थी, भाई आपने ये एक्ट क्यों बना दिया। तो इस टाइप से यहाँ से इश्यूज स्टार्ट होते हैं, बिकॉज पहले आप एक्ट बनाते थे बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, नो इम्प्लीमेंटेशन। अभी आप एक्ट बना रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। इवन पहले जो आपने एक्ट बनाए थे उसको भी आपने बोला कि भाई इंप्लीमेंट करिए और वो पैसा दीजिए। तो यहां से अब अमेरिकन हीट को फील करते हैं और उनका एक फेमस स्लोगन आता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये स्लोगन क्या कहता है, ये स्लोगन कहता है, अमेरिकन कहते हैं कि आप जो हमारे ऊपर ये टैक्सेस लगा रहे हैं इसके लिए आप लॉ बनाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। स्टूडेंट एक लाइन बोली जाती है, ब्रिटेन इलीगल काम भी लीगल तरीके से करता है, ओके। तो यहाँ पर अमेरिकन कह रहे हैं कि आप जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं उसके लिए जो लॉ बन रहा है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनता है, एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिकन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वो कह रहे हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट में होंगे देन आप हमारे ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। तो ये स्लोगन बड़ा फेमस हुआ, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पर ब्रिटेन मानने वाला नहीं था, बहुत ज्यादा अपोज किया गया, और सबसे ज्यादा किसको अपोज किया गया, स्टाम्प एक्ट को। आगे समझते हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें चल रही थी, ब्रिटेन को अपोज किया जा रहा था, ब्रिटेन मानना नहीं है। और उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया स्टूडेंट, ब्रिटेन 1767 में फिर से न्यू टैक्सेस लगाता है। जो पहले टैक्सेस लगे थे उनको हटाया गया है कुछ को, बट सारे नहीं हटाए गए थे। स्टैंप एक्ट को बाद में वापस लिया गया था, बट 1767 में न्यू जो है ड्यूटीज लगाई जाती हैं, इन ड्यूटीज का नाम है टाउनशेंड ड्यूटीज। टाउनशेंड ड्यूटीज 1767 में लगाई जाती हैं। ये ड्यूटीज किस पर लगती हैं, पेपर, लेड, टी वाली जो टाउनशेंड ड्यूटी है आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, टी, कॉइन मेटल एंड पेंट। तो इन पर ये ड्यूटीज लगाई जाती हैं। अमेरिकन पहले से ही नाराज चल रहे थे, आपने पहले बहुत सारे एक्ट बना दिए थे, टैक्सेस इंपोज कर दिए थे। जब आपने टाउनशेंड ड्यूटी, टाउनशेंड जो नेम है ना, ये ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके नाम पर टाउनशेंड ड्यूटीज इनको बोला जाता है। तो आपने ये असेंशियल जो भी कमोडिटीज हैं उनको ऊपर ये ड्यूटीज लगा दी, तो इससे क्या हुआ, ये जो कमोडिटीज हैं महंगी हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अमेरिकन ने इनको भी अपोज किया, एंड फिर से वही स्लोगन उन्होंने रिपीट किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक बेस बन गया था यहां तक। इसके आगे क्या होना है वो आपको समझना है, और अब जो लिंक जाएगा वो इंडिया के साथ जाएगा, देन समझना स्टूडेंट। 1767 में टाउनशेंड ड्यूटीज आती हैं। जिन बच्चों ने मॉडर्न स्टडी किया हुआ है उनको पता है, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एक लड़ाई लड़ चुकी है, बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हो चुकी है, बैटल ऑफ बक्सर 1764। इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद टीटी हुई थी इलाहाबाद, इलाहाबाद 1 एंड इलाहाबाद 2। इलाहाबाद 1 किसके साथ हुई थी, अवध के नवाब के साथ जिसका नाम शुजाउद्दौला है, एंड इलाहाबाद 2 किसके साथ साइन हुई है, मुगल एम्परर शाह आलम 2 के साथ साइन हुई थी। तो इलाहाबाद 2 जो ट्रीटी है उसमें जो 1765 में साइन हुई है, शाह आलम 2 ने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दिए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और उसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये डिमांड की थी कि आपके पास जो रेवेन्यू आएगा बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, उसमें से आप हमें 4 लाख पाउंड देंगे। कितने देंगे, 4 लाख पाउंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए रेडी हो गई थी। बट सेकेंड एक इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया था इंडिया में, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो अपना प्राइवेट ट्रेड करने लगे थे, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर फोकस उनका कम हो गया था, और दैट्स व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्ट हो जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, लिंक समझने का ट्राई करना। एंड 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टूडेंट बैंक ऑफ लंदन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से 10 लाख पाउंड की डिमांड की, 10 लाख पाउंड।
ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में नहीं आया कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास मोनोपोली है ट्रेड की एंड जिसके पास रेवेन्यू राइट है बंगाल का, बिहार, उड़ीसा का, वो हमसे पैसे मांग रही है। तो अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया एंड एक एक्ट आता है 1773 में, दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट, एंड फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया। सेम टाइम पर ये क्लियर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बैंकरप्सी से बाहर निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया। इस लॉ का नाम है टी एक्ट। टी एक्ट समझने का ट्राई करना स्टूडेंट। तो ये टी एक्ट क्या कहता है? टी एक्ट ये कहता है कि आप चाइना से सीधे जो टी है वो अमेरिका भेज दीजिए। पहले क्या होता था, टी आपको चाइना से ला रहे हैं, आप चाइना से लेकर आते थे और ये चाइना से लेकर कहां जाएंगे? ब्रिटेन जाएंगे, और ब्रिटेन के बाद फिर ये अमेरिका जाती थी, तो उस पर टैक्स लगता था। अभी आपको अलाउ कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि सीधे आप जो टी है चाइना से सीधे कहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अमेरिका। बट टाउनशेंड ड्यूटीज में जो टी के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो नहीं हटाया गया था, याद रखना। जब टाउनशेंड ड्यूटीज लगाई गई तो टी के ऊपर भी टैक्स लगा था, तो उससे चाय महंगी हो गई थी। बट अभी जो नया टी एक्ट बना, इसके बाद क्या होगा? जो टी है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी और अमेरिकन को सस्ती मिलेगी। बट अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ये एक नया तरीका है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का, और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास राइट ही नहीं है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का, और टैक्स लगाने में, इंपोज करने में टैक्स को इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना दोनों आते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट? गेट इट? तो टैक्स लगाने के राइट ही आपके पास नहीं है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि सीधे टी हमें मिल जाएगी तो हम वो भी नहीं मानेंगे। ओके, चाहे आप हमें सस्ती मिल रही है। और इससे नुकसान किसको होगा? डच टी। तो डच जो टी है उसको नुकसान होना था। सेकंड, बहुत सारे अमेरिकन स्मगलर थे जो टी की स्मगलिंग करते थे और उनकी टी सस्ती होती थी। बट अभी जब ये डायरेक्ट टी पहुंचेगी अमेरिका तो वो सस्ती हो जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे जो अमेरिकन स्मगलर्स हैं उनको नुकसान होगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैसे आपने अगर एक मूवी देखी हो बदमाश कंपनी, तो उसमें वो क्या करते थे, जो हीरो हैं और जो उनके साथ लोग थे वो टैक्सेस को बचाते थे। तो सेम इसी टाइप से यहाँ पर जो अमेरिकन स्मगलर्स हैं उनको नुकसान होगा। तो टी उनको सस्ती नहीं चाहिए स्मगलर्स को। सेकेंड पॉइंट, कुछ अमेरिकन क्या बोल रहे हैं कि आपके पास राइट ही नहीं है ना तो टैक्सेस को इंक्रीज करने का ना टैक्सेस को डिक्रीज करने। पॉइंट गेट इट? ठीक है, आगे बढ़े। देन स्टूडेंट, अब ये सीधे जो टी है चाइना से कहां जा रही है? अमेरिका। बट अमेरिकन इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको उतरने नहीं देंगे। तो अब क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट हुआ, इसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। और बॉस्टन एक पोर्ट है मैसाचुसेट्स में। बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट, बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट इसको कहते हैं। ये हुआ है 16 दिसंबर 1773। ब्रिटेन का एक शिप है, इसका नाम है डार्टमाउथ, वो टी को लेकर पहुंचता है बॉस्टन। वहां पर कुछ अमेरिकन, और ये याद रखना स्टूडेंट, ये अमेरिकन जो इस शिप पर चढ़ जाते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी। ओके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं सन्स ऑफ लिबर्टी। ये शिप पर चढ़ जाते हैं और उन्होंने टी बॉक्सेस को नीचे फेंक दिया और कुछ बॉक्सेस को सी में फेंक दिया। इसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी इंसिडेंट। इसी टाइप के कुछ इंसिडेंट फिर दूसरे एरियाज में भी हुए। ओके स्टूडेंट, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज है एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डिफरेंट लॉ बनाती है और ये लॉ पास होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इनको कहते हैं कोर्सिव और इनटॉलरेबल एक्ट्स। कोर्सिव एक्ट्स और इनटॉलरेबल एक्ट्स, ये जो एक्ट्स बनते हैं इसके अंडर में जो मैसाचुसेट्स है उसकी जो ऑटोनॉमी है वो खत्म कर दी जाती है, बिकॉज बॉस्टन कहां पर है? मैसाचुसेट्स में। सेकंड, जो बॉस्टन पोर्ट है उसको क्या कर दिया गया? उसको ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, कि वहां से अब कोई कॉमर्स नहीं हो सकता। तो इस टाइप से स्टूडेंट अब मैसाचुसेट्स के लोग परेशान हो रहे हैं और ब्रिटेन यहाँ पर बदले लेना चाहता है। साथ में ब्रिटेन ने ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया अमेरिका में, तो इससे भी जो अमेरिकन हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। और आगे अब क्या होने वाला है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझते हैं आगे। तो अब क्या होगा देखिए, अमेरिकन ने अब एक मीटिंग बुलाई और उसमें सारी कॉलोनीज को जो है इनवाइट किया कि आप आइए और हमें ये देखना होगा कि ब्रिटेन क्या कर रहा है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। सितंबर 1774 ये कांग्रेस होती है।
एंड स्टूडेंट ये होती है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एक सिटी है, पेंसिल्वेनिया जो कॉलोनी है वहां पर। ओके, तो फिलाडेल्फिया में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। इसमें 12 कॉलोनीज के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जॉर्जिया पार्टिसिपेट नहीं करता है बिकॉज टाइम पर जॉर्जिया को ब्रिटेन के ट्रूप्स की जरूरत थी, तो जॉर्जिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है, कितने पार्टिसिपेंट आते हैं? 12 पार्टिसिपेंट्स। जॉर्जिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्रेंस या इन दिस कांग्रेस। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर जो ये डेलीगेशन आता है, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, वो ब्रिटिश किंग से डिमांड करते हैं कि आपने जो कोर्सिव एक्ट और इनको क्या बोलते हैं इनटॉलरेबल एक्ट्स बनाए हुए हैं, उनको आप रिपील करिए, वापस लीजिए। और साथ में बोला गया कि जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं हम आपके साथ ट्रेड, मतलब जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स हैं उनके साथ ट्रेड को कम कर देंगे। तो यहां पर ये चीजें डिमांड की जाती हैं। ब्रिटेन जो है इस टाइम पर स्टूडेंट, ब्रिटेन इनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था और ब्रिटेन अपने ट्रूप्स के नंबर यहां पर बढ़ाता जा रहा है। ओके, इसके बाद जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया था कि फिर से हम सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को यहां पर जो है बुला सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस को कन्वीन करने की बात भी इधर होती है। ठीक है, अब आगे समझिए इन बिटवीन क्या हो जाता है। इन बिटवीन क्या होता है स्टूडेंट, ब्रिटेन को ये एक न्यूज मिलती है कि मैसाचुसेट में जो मिलिशियाज हैं, मतलब रेवोल्यूशनरीज हैं, वो वेपन्स को स्टोर कर रहे हैं। तो ब्रिटेन अपने ट्रूप्स को वहां भेजना चाहता है और एक लड़ाई यहां पर होती है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। इस बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड में कुछ रेवोल्यूशनरीज मारे जाते हैं और ब्रिटेन को जो न्यूज मिली थी कि स्टोर मिला है, वेपन मिले हैं, वो कॉन्फिस्केट नहीं कर पाता। तो बैटल ऑफ लेक्सिंगटन कॉनकॉर्ड स्टूडेंट ये स्टार्ट हो जाती है और इसमें दोनों तरफ से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो एक तरफ है अमेरिकन और दूसरी तरफ कौन है? ब्रिटेन के ट्रूप्स। तो जिसमें आप देखेंगे अमेरिकन की डेथ होती है और एक लाइन बोली जाती है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो लेक्सिंगटन में गोली चली उसकी आवाज पूरे वर्ल्ड ने सुनी थी। तो इस टाइप से आप देखेंगे यहां से जो अमेरिकन का गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, सीक्वेंस याद रखना, उसके बाद फर्स्ट बैटल हो जाती है अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की, इसको कहते हैं बैटल ऑफ लेक्सिंगटन। ये क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा भी हुआ है कि फर्स्ट बैटल कौन सी थी, आपका आंसर क्या होगा? बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड। ओके, तो ये लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के बाद हम देखते हैं स्टूडेंट जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं वो फिर से अपनी एक मीटिंग करते हैं और ये मीटिंग कब होगी? मई 1775। फिर से एक आप सीक्वेंस देखिए, बैटल ऑफ लेक्सिंगटन कब होती है? अप्रैल 1775 एंड उसके बाद सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कब होती है? मई 1775, मतलब आफ्टर 1 मंथ। और इस कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ऑल 13 कॉलोनीज के डेलीगेट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में ये फिर से आप याद रखना फिलाडेल्फिया में ही हुई थी। तो यहां पर ये जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना कमांडर जो है अपॉइंट करते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन। और लास्ट में एक लास्ट अटेम्प्ट इन्होंने लिया और इन्होंने एक पेटिशन फाइल की ब्रिटिश किंग के सामने जिसका नाम है जॉर्ज 3। इसके सामने इन्होंने ऑलिव ब्रांच पेटिशन, जैतून, ऑलिव मतलब जैतून, इसकी ब्रांच है, उसको कहते हैं पीस के लिए, तो उसको एक पेटिशन बोलते हैं, ऑलिव ब्रांच पेटिशन फाइल करी। किंग जॉर्ज 3 इसको रिफ्यूज कर देता है और उसके बाद स्टूडेंट अब मेन इनका डेक्लेरेशन आता है। ठीक है, याद रखना। तो इसके बाद अब इनका डेक्लेरेशन आएगा, डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर एक बंदे का रोल है। ये बंदा ना पहले ब्रिटेन में था, वैसे अमेरिकन है, ब्रिटेन में रहता है बहुत टाइम से, अभी लौट कर आया अमेरिका। इसका नाम है थॉमस पेन, PAINE। थॉमस पेन यहाँ पर एक पैम्फलेट इशू करता है। इस पैम्फलेट का नाम आपको रखना है कॉमन सेंस। ओके, और कॉमन सेंस में ये बार बार लोगों से अपील करता है कि अब हमें जो ब्रिटेन का जो स्लेवरी का योक है उसको हटाना पड़ेगा। और उसके बाद अमेरिकन में जो आप देखेंगे स्टूडेंट एक तरह से जो होते हैं ना वो चार्ज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग डिमांड करने लगे कि यस अब ब्रिटेन को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ब्रिटेन से करिए टाटा गुड बाय कि भाई यहाँ से अमेरिका से निकलिए। तो थॉमस पेन का जो पैम्फलेट है कॉमन सेंस बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस होता है। और उसके बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन अपना क्या लेकर आते हैं? डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो था स्टूडेंट इसमें मेन जो वर्क किया था किसने किया था? थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, वैसे 5 बंदे थे इसमें, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉबर्ट आर लिविंगस्टन एंड रॉजर शर्मन। ठीक है, फिर से देखिए थॉमस जेफरसन मेन बंदे हैं, उसके बाद अदर जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो $100 का होता है $100 उस पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की पिक होती है, उसके बाद रॉबर्ट आर लिविंगस्टन एंड रॉजर शर्मन। तो इन्होंने ये डेक्लेरेशन बनाया था। इसमें पहले स्लेवरी को अबोलिश करने की बात भी हुई थी बट बाद में उसको हटा दिया गया। ओके, वाई स्टूडेंट?
बिकॉज बहुत सारे लोग जो ये डिक्लेरेशन बना रहे थे वो खुद स्लेव ओनर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो इधर जो है ये डिक्लेरेशन आ गया और यहाँ पर अमेरिकन कहते हैं कि हम आजाद हैं। बट यहाँ पर एक लाइन बोली जाती है कि जब ये डिक्लेरेशन आया तो कुछ लोग अमेरिका में बहुत ज्यादा हैप्पी हैं एंड कुछ लोग नाराज हैं। वाई? ब्लैक्स नाराज हैं, उनको लग रहा है कि हमारे राइट्स का क्या होगा, और अगर अमेरिकन जीत गए तो ट्राइबल्स को लग रहा है, अमेरिकन ट्राइबल्स को, कि ये हमारी जो बची हुई लैंड है उसको भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे और ये वेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, अफ्रीकन स्लेव्स, ब्रिटेन ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो भी अफ्रीकन स्लेव्स इनकी तरफ से लड़ेंगे, ब्रिटेन की तरफ से, उनको बाद में फ्री कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्लेव से चाहते हैं ब्रिटेन जीत जाए और उन्होंने लड़ाई भी ब्रिटेन की तरफ से करी थी। हाँ, कुछ हैं जो अमेरिकन की तरफ से लड़े थे। तो इस टाइप से आप देखेंगे स्टूडेंट बहुत सारे फ्लॉज हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में। और जब ये कहते हैं रेवोल्यूशन, तो इसमें जो स्लेव सिस्टम को यहाँ पर जो है कोई बात ही नहीं हो रही है उसकी, और इसलिए बाद में अमेरिकन को फिर से आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी और ये कॉलोनीज आपस में लड़ाई करेंगे नॉर्थ एंड साउथ की। उसको कहते हैं अमेरिकन सिविल वॉर, और इसमें मेन रोल होगा अब्राहम लिंकन का। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। तो इधर ये इनका डिक्लेरेशन आ जाता है और उसके बाद मेन अब बहुत सारी बैटल्स स्टार्ट होती हैं। लड़ाइयां पहले हो चुकी हैं बट अब मेन बैटल्स स्टार्ट होंगी। एंड अब आप देखेंगे जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं उनके कमांडर हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। ओके, तो जॉर्ज वॉशिंगटन कमांडर हैं। अब लड़ाइयां स्टार्ट होती हैं। तो पहली बैटल मैंने आपको बताई लेक्सिंगटन। दूसरी बैटल एक मैं जो आपको डिस्कस करूंगा इसका नाम है बैटल ऑफ साराटोगा। ये होती है 1777 में बैटल ऑफ साराटोगा। बैटल ऑफ साराटोगा में अमेरिकन बहुत बुरी तरीके से डिफीट करते हैं ब्रिटिश जो है आर्मी को। अब ये न्यूज पहुंचती है फ्रांस। फ्रांस पहले से वेट कर रहा था कि अमेरिकन इस लड़ाई को जीत सकते हैं, और जब ये न्यूज पहुंचती है साराटोगा की यस अमेरिकन जीत रहे हैं, तो फ्रांस ने अपना एक कमांडर लफायत जो है वो अमेरिका भेज दिया। ओके स्टूडेंट, और नेवी भी भेज दी। तो इस टाइप से फ्रांस जो है वो यहाँ पर एकदम से ओपन में सामने आ गया ब्रिटेन के। और उसके बाद फ्रांस और अमेरिकन ने मिलकर किसको डिफीट किया? ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो लड़ाई होती है इसका नाम है बैटल ऑफ यॉर्कटाउन 1781। याद रखना, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन 1781। और इस बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में जॉर्ज वॉशिंगटन डिफीट करते हैं कॉर्नवालिस को। ये वही कॉर्नवालिस को इंडिया में बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है स्टूडेंट, इसको नाम दे दिया गया फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये कॉर्नवालिस है, इसको डिफीट किया गया बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में। इसने सरेंडर किया जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने, और उसके बाद ये क्लियर था कि अमेरिकन जीत चुके हैं। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, मतलब फ्रांस में होती है, और इसमें ब्रिटेन ये एक्सेप्ट करता है कि अमेरिकन आजाद हैं। तो स्टूडेंट ये एक सीक्वेंस रहा, इस टाइप से अमेरिकन को आजादी मिलती है 1783। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आया जुलाई 1776, और उसके बाद ये लड़ाई चलती है 1783 में इनको आजादी मिलती है। और उसके बाद स्टूडेंट इन्होंने फिर अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अमेरिकन ने। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था प्रॉपर नहीं था, उसमें जो आप देखेंगे आर्टिकल्स बहुत कम थे, चीजों को प्रॉपर तरीके से डीप में नहीं लिखा गया था। दूसरा इश्यू ये था कि जो कॉलोनीज हैं, कॉलोनी जो थी वो ये डिमांड कर रही थी कि हम अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं कर सकते, उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और इसलिए आप देखेंगे अमेरिका में दो जो है आपकी सिटीजनशिप्स होती हैं। तो एक होती है यूनियन की और दूसरी किसकी होती है? स्टेट की। तो स्टेट अपनी आइडेंटिटी को खत्म नहीं करना चाह रही थी, और दैट्स वाई वहां पर स्टेट की पावर अच्छी खासी होती है। इवन उनको ये भी पावर थी कि वो यूनियन से अलग हो सकते हैं। साथ में आप देखेंगे इन्होंने बोला कि अमेरिका सेकुलर कंट्री बनेगा और यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम होगा। रिपब्लिकन सिस्टम मींस हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। तो रिपब्लिकन किसको बोलते हैं? हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, नॉट सिलेक्टेड। और आपने देखा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है वहां पर। ब्रिटेन का जो किंग है, मतलब मोनार्की खत्म कर दी गई। नो मोनार्की, नो एब्सोल्यूट मोनार्की, नो लिमिटेड मोनार्की। लिमिटेड मोनार्की लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कुछ भी नहीं चलने वाला, बोले हटो साइड में और हम अब आजाद हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर लिखा गया है। और अब आप समझने का ट्राई करिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया वो प्रॉपर डीप में जाकर नहीं लिखा गया। ठीक है, लिख दिया बट आपने प्रॉपर डीप में जाकर नहीं लिखा। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बन चुके हैं, बट ये बोला जाता है अमेरिका एक बड़ा कंट्री जिसने पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। बट इससे पहले आप एक कंट्री का नाम पढ़ना, सैन मैरिनो, उसने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इधर जो है स्टूडेंट यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं बट प्रॉपर डीप में जाकर नहीं लिखा। इसलिए अगर कोई इश्यू आता है तो जुडिशरी को बार बार इंटरफेयर करना पड़ता है। और दैट्स वाई एक लाइन बोली जाती है कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो जुडिशरी बताती है। ये पॉइंट आप याद रखना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको बोलते हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बिकॉज जुडिशरी इंटरप्रेट करती है कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और इंडिया में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे स्टूडेंट अमेरिकन को आजादी मिलती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। और अमेरिका
फर्स्ट कंट्री आप कह सकते हैं यहाँ पर सेकुलरिज्म आया, अमेरिका रिपब्लिकन कंट्री बनता है और अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। ये सेम टाइम चल रहा है जब एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी है, इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में ही उसकी बुक आई है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, उसमें हम जो है आंसर कर दिए जाएंगे। और अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि सर ये टॉपिक और ऐड कर देना, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।